प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 8 में वर्णित साहित्यकार पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है उसकी मां से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, क्या लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था? लाल का व्यवहार सरकार के प्रति षड्यंत्रकारी नहीं था। लाल तो स्वतंत्रता का पुजारी था। उसके हृदय में देशभक्ति की भावनाएं भरी हुई थी और वह अपनी राष्ट्र को, अपने देश को आजादी दिलाना चाहता था। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता को वह मुक्त कराना चाहता था। वह तो सच्चे रूप में एक देशभक्त युवक था, वह षड्यंत्रकारी नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लाल की विचारधारा को देखकर यह स्पष्ट होता है कि वह षड्यंत्रकारी नहीं वरन सच्चा देशभक्त था। सरकार ने उसे षड्यंत्रकारी मानते हुए फांसी की सजा दे दी। जमींदार चाचा से बात करते हुए उसने कहा कि उसके विचार स्वतंत्र हैं, वह किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं है, लेकिन उसके विचार स्वतंत्र हैं। वह चाहता है कि उसका देश भी स्वतंत्र हो, आजाद हो और गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माता की बेड़ियां कट जाए। वह देश की दुरावस्था पर उबल पड़ता है। वह कट्टर राज विरोधी है। उसने अपनी कल्पना बताई कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो समाज के या राष्ट्र के नाश पर ही अपना जीवन जी रहा हो उसका तो सर्वनाश होना ही निश्चित है। और यह बात अंग्रेजी शासकों के लिए कही जा रही है, अंग्रेजी राज सत्ता के लिए कही जा रही है। उसने निर्भीक होकर कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वह षड्यंत्र, विद्रोह और हत्या भी करेगा। स्पष्ट है कि वह षड्यंत्रकारी नहीं था, वह तो एक देशभक्त था। देशभक्ति की भावनाएं उसके हृदय में हिलोरे मारती थी, वह षड्यंत्रकारी नहीं था। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पूरी कहानी में जानकी न तो शासन तंत्र के समर्थन में है न विरोध में, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में ही नहीं रखा बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया। क्यों? पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है उसकी मां, इस कहानी का अध्ययन करते समय हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जानकी इस कहानी का महत्वपूर्ण पात्र है। लाल और उसके सभी सहपाठियों का वह पूरी तरह से मां की तरह ही ध्यान रखती है। उसका हृदय भी देशभक्ति की भावनाओं से भरा हुआ है और भारत भूमि की बेड़ियों को काटने में उसके पुत्र लाल सहित अन्य सहपाठियों का वह भरपूर समर्थन करती है। वह अपने पुत्र लाल और उसके सहपाठियों का भोजन संबंधी पूरा ध्यान रखती है और जब उसके पुत्र और अन्य सहपाठियों को फांसी की सजा हो जाती है अथवा 10 वर्ष तक का कारावास हो जाता है, ऐसी स्थिति में वह वकीलों का चक्कर भी लगाती है। अपने घर का बहुत सारा सामान वह बेच डालती है, यहां तक कि उसका घर गृहस्थी का सामान और जेवर इत्यादि भी बिक जाता है, लेकिन फिर भी वह एक आदर्श मां की तरह लगातार अपने बच्चे लाल और उसके सहपाठियों का पूरा ध्यान रखती है। वह देशभक्ति की भावनाओं से भरी है, आदर्श माता है, ममतामयी और करुणामयी मां की तरह है। इस प्रकार लेखक ने जानकी को ही इस कहानी का शीर्षक बना दिया है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कहानी में आदि से अंत तक जानकी का व्यक्तित्व और कृतित्व ही छाया रहता है। वह एक सच्ची मां थी। वह लाल की तरह ही लाल के मित्रों को सच्चा स्नेह दिया करती थी। उसके मित्र भी उसे मां कहकर ही पुकारते थे। एक मित्र ने तो उसे भारत माता का रूप ही बना दिया। लाल का एक मित्र जो हंसोड़ था, बांगड़ था, उसने तो जानकी को भारत माता की प्रतिकृति ही कहा। वह जेल में डाले गए लाल और उसके साथियों के लिए
खाना ले जाया करती थी। वह सभी लड़कों को घर पर भी बड़े प्यार से खाना खिलाती। वह वकीलों से मिलती और लाल तथा उसके मित्रों को निर्दोष बताती। वह पूरी तरह से वकीलों से मिलती हुई अपने पुत्र और उसके सहपाठियों को निर्दोष बताकर छुड़वाने का पूरा प्रयास करती थी। लाल की मृत्यु के बाद उसका अंतिम पत्र जमींदार के पास लेकर आई। जब लाल को फांसी की सजा हो गई, फांसी के पश्चात वह उसका अंतिम पत्र जमींदार चाचा के पास लेकर के आई। उसे सुनकर जमींदार की पत्नी तो रोने लगी, लेकिन जानकी भावहीन आंखों से उसे देखती रही। एक वीरांगना मां की तरह उसने पत्र सुनकर आंसू नहीं बहाए। वह तो एक वीरांगना मां थी, मातृभूमि की बलिवेदी पर बलिदान देने वाले देशभक्तों की माता थी। एक वीरांगना मां की तरह उसने पत्र सुनकर आंसू नहीं बहाए, किंतु सच्ची मां होने के कारण उसने पुत्र के साथ ही अपने प्राण भी त्याग दिए। वास्तव में वह कहानी की मुख्य पात्र है। इस कारण लेखक ने उसे कहानी का शीर्षक भी बना दिया। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, चाचा जानकी तथा लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है, किंतु वह डरता है। यह डर किस प्रकार का है और क्यों है? जैसा कि चाचा जानकी तथा लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है, लेकिन वह डरता है। वह राजसत्ता से डरता है, क्योंकि राजसत्ता द्वारा चाचा को जमींदारी दी गई है और जमींदार होने के नाते उसके पास बहुत सारा धन है। वह विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का उपभोग कर रहा है। वह जानकी के प्रति तथा लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है, लेकिन उनका सहयोग करने की स्थिति में नहीं है। यदि वह उनका सहयोग करता हुआ पाया जाए तो उसे भी लाल की तरह ही राज्य का विद्रोही मान लिया जाएगा, और अगर ऐसा हो जाए तो उसकी जमींदारी भी छिन जाएगी। अन्य सुविधाएं जो उसको प्राप्त हो रही है वे भी संभवतया समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह डरता है। वह पूरी तरह से राज्य सत्ता द्वारा दी गई सुविधाओं को, जमींदारी को छीनने से डरता है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लाल जमींदार को चाचा कहकर संबोधित करता था। लाल के पिता रामनाथ लेखक की जमींदारी के मैनेजर थे। जैसा कि लेखक जमींदार थे और इनकी जमींदारी के मैनेजर के रूप में लाल के पिता रामनाथ कार्य किया करते थे। इस कारण लाल और उसकी मां जानकी के प्रति जमींदार की सहानुभूति थी। वह चाहता था कि लाल राज विद्रोह के चक्कर में न पड़े। जमींदार चाचा ऐसा चाहते थे कि लाल राज विद्रोह न करे, देशभक्ति के लिए कार्य न करे, देशभक्ति के लिए समर्पण न करे। लाल के गिरफ्तार होने के बाद उसने जानकी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। वह जमींदार था और सरकार विरोधी नहीं बनना चाहता था। उसे डर था कि कहीं उसकी जमींदारी न छीन ली जाए। उसकी जानकी से बहुत सहानुभूति थी, परंतु एक विद्रोही की मां होने के नाते, लाल की मां होने के नाते, और लाल राजसत्ता से विरोध कर रहा था, इस प्रकार राजसत्ता से विरोध करने वाले की मां होने के कारण वह उससे दूर ही रहना चाहता था। उसे अपनी सुख सुविधाओं के छीनने का डर था। जमींदार को अपनी सुख सुविधाओं के छीनने का पूरी तरह से भय लगा हुआ था। उसे यह भी डर था कि कहीं उसे षड्यंत्रकारियों का हितैषी समझकर गिरफ्तार न कर लिया जाए। अगला प्रश्न है, इस कहानी में दो तरह की मानसिकताओं का संघर्ष है। एक का प्रतिनिधित्व लाल करता है और दूसरे का उसका चाचा। आपकी नजर में कौन सही है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। इस कहानी में दो प्रकार की मानसिकताएं हैं। एक मानसिकता है वह सत्ता विरोधी है, वह सत्ता का पूरी तरह से विरोध करती है, और दूसरी मानसिकता है ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जो
राज सत्ता के तलवे चाटता है, उसका चाटुकार है, और राज सत्ता के तलवे चाटते हुए उसका चाटुकार बनकर राज सत्ता से प्राप्त सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहा है। एक का प्रतिनिधित्व, जिसका प्रतिनिधित्व लाल करता है, वह जो मानसिकता है वह देश को आजाद कराने वाली मानसिकता है, वह भारत माता को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने वाली मानसिकता है। और दूसरी मानसिकता जिसका प्रतिनिधित्व उसका चाचा करता है, वह राज सत्ता की चाटुकारिता करना और राज सत्ता की चाटुकारिता करते हुए सुख सुविधाएं भोगने की प्रवृत्ति रखना, यह दूसरी सत्ता है। हम पूरी तरह से लाल का समर्थन करते हैं, क्योंकि लाल के द्वारा ही देशभक्ति की भावनाओं को पूरी तरह से धारण किया गया है। लाल चाहता है कि देश स्वतंत्र हो, मातृभूमि की दास्ता की जो विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं वो समाप्त हो जाए, मातृभूमि की दास्ता की बेड़ियां कट जाए और देश को आज़ादी मिले। इस प्रकार से हम पूरी तरह से लाल का समर्थन करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कहानी में दो तरह की मानसिकता के संघर्ष को दिखाया गया है। एक तत्कालीन राजसत्ता का विरोधी है, दूसरा सत्ता का भक्त है। कहानी का युवक पात्र लाल राज विरोधी है। इस कहानी का पात्र है लाल, और यह जो लाल है यह राज विरोधी है। उसके हृदय में देशभक्ति की भावनाएं भरी हुई है। वह अपने आप को मातृभूमि की पवित्र बलिवेदी पर कुर्बान करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। लाल के चाचा राजसत्ता के पक्षधर व सरकार के चाटुकार हैं। लाल व उसके सभी साथी भी स्वतंत्र विचारधारा के हैं। वे भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को काटना चाहते हैं। वह देश की दुर्वस्था पर उबल पड़ता है तथा अपने को राज विद्रोही बताता है। उसने चाचा से कहा कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश होना चाहिए। चाचा जमींदार है और किसी भी परिस्थिति में सरकार का विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। वह राजसत्ता के तलवे चाटने को तैयार है। चाचा तत्कालीन सरकार को धर्मात्मा, विवेकी और न्यायप्रिय बताता है। जैसा कि चाचा पूरी तरह से राजसत्ता के साथ में है और वह क्रूरता करने वाली, जनता पर अत्याचार करने वाली अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भी धर्मात्मा कहता है, विवेकी और न्यायप्रिय बताता है। इस प्रकार वह पूरी तरह से राजसत्ता के साथ है और राजसत्ता की चाटुकारिता कर रहा है। चाचा जानकी और लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है, दिखाता है, पर उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। चाचा लाल के प्रति और उसकी माता जानकी के प्रति सहानुभूति का भाव तो अपने हृदय में रखता है, लेकिन उनका साथ देने के लिए वह तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अपनी जमींदारी छीनने का डर है। उसे डर है कि कहीं लाल का साथी उसे न समझ लिया जाए और यदि ऐसा होगा तो उसकी जमींदारी उससे छीन ली जाएगी। हम लाल के समर्थक हैं। हमारी दृष्टि में देश व देश की स्वतंत्रता प्रमुख स्थान पर है तथा गुलामी और स्वार्थ में अंधे होना हमें कतई स्वीकार नहीं है। हम उसके चाचा की मानसिकता का विरोध करते हैं, यानी शोषणकारी सरकार का विरोध करना चाहते हैं। लाल की मानसिकता देश और राष्ट्र हित में थी। देश को आजादी दिलाने की मानसिकता लाल की मानसिकता थी। हम उसी के समर्थक हैं। इस प्रकार हम लाल की मानसिकता का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, उन लड़कों ने कैसे सिद्ध किया कि जानकी सिर्फ मां नहीं भारत माता है? कहानी के आधार पर उसका चरित्र चित्रण कीजिए। लाल के साथियों में एक लड़का था बांगड़। वह बहुत हंसोड़ था। वह लाल की मां को भारत माता के रूप में चित्रित करता था। वह कहता था जिस प्रकार की भारत माता है वैसी ही
लाल की माता है, यानी जानकी को वह भारत माता के साथ में तुलनात्मक रूप से कहकर संबोधित किया करता था। वह कहता था जैसे भारत माता बूढ़ी है वैसे ही जानकी माँ भी बूढ़ी है। जिस प्रकार भारत माता के मस्तक पर हिमालय पहाड़ है और हिमालय पर सफेद श्वेत धवल बर्फ है, उसी प्रकार से जानकी के सर पर भी सफेद सफेद बाल हैं, सफेद सफेद केश हैं। जिस प्रकार हिमालय से दो अलग अलग धाराएं निकलकर गंगा नदी और यमुना नदी निकलती है, उसी प्रकार से जानकी के मुख पर जो गहरी गहरी रेखाएं निकल रही है, ये गंगा नदी और यमुना नदी का प्रतीक है। वह जानकी माता की नासिका को विंध्याचल पर्वत और जानकी की ठोड़ी को कन्याकुमारी भी कहकर संबोधित करता है। साथ ही वह जानकी के केसों को उसके कंधों पर होते हुए ऊपर बिखरा देता है और वह कहता है कि इस प्रकार से बर्मा भी दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वह भारत माता को जानकी के साथ में और जानकी को भारत माता के साथ में चित्रित करता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लाल के मित्रों में एक साथी बड़ा हंसोड़ था। उस हंसोड़ लड़के ने ही जानकी को भारत माता बताया था। उसका मानना था कि भारत माँ जानकी की तरह बूढ़ी है, जानकी का सिर हिमालय की तरह है तथा उसके बाल हिमालय की धवल बर्फ जैसे ही सफेद हैं। उसके माथे की दो गहरी लकीरें हिमालय से निकलने वाली गंगा यमुना नदियां हैं। जानकी माँ की नासिका को विंध्याचल पर्वत के समान बताया तथा ठोड़ी को कन्याकुमारी की तरह बताया है। माँ के केसों को आगे कंधे पर डालकर उसे बर्मा बना दिया। इस प्रकार उसने जानकी माँ को भारत माता के रूप में चित्रित किया है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, विद्रोही की माँ से संबंध रखकर कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता? इस कथन के आधार पर उस शासन तंत्र और समाज व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। जैसा कि लाल राजसत्ता का विद्रोही था, वह देशभक्ति की भावनाओं से भरा हुआ था और पूरी तरह से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विद्रोह कर रहा था। विद्रोही की मां से संबंध रखकर कौन अपनी मुसीबत बढ़ाता, कौन अपनी गर्दन को इस प्रकार से मुसीबत में डालता कि फिर उसे राजसत्ता से प्रताड़ित होना पड़ता। शासन तंत्र पूरी तरह से निरंकुश था, वह जनता पर अत्याचार करता था और जनता का पूरी तरह से शोषण किया करता था। और समाज व्यवस्था भी इस प्रकार की थी कि जो देशभक्ति के लिए कार्य करने वाले युवक थे, कार्य करने वाले लोग थे, उनके साथ में समाज में से बहुत कम लोग ही ऐसे लोगों का समर्थन करते थे। इस कहानी में हमने देखा कि जमींदार चाचा होते हुए भी लाल का समर्थन नहीं करते हैं। वे जानकी और लाल के प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन इस बात से डरते हैं कि कहीं उनकी जानकारी, इस बात से डरते हैं कि कहीं इस बात की जानकारी सरकार को हो जाएगी तो उनकी जमींदारी छिन जाएगी। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई। कथन पूर्णतः सत्य है, सभी को अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। कहानी उसकी मां में इसे भली भांति स्पष्ट किया गया है। लाल का पिता रामनाथ चाचा की जमींदारी का मैनेजर था। उसने जमींदार के पास रुपए जमा भी कराए थे। जमींदार की उस परिवार के प्रति सहानुभूति थी, किंतु लाल के पकड़े जाने पर वह उनसे दूर रहने लगा। उसने उनसे संबंध ही तोड़ दिया। जमींदार ने लाल और उसकी मां जानकी से संबंध ही समाप्त कर दिया। जानकी अकेली ही अपने पुत्र लाल व उसके साथियों के लिए लड़ती रहती थी। तत्कालीन शासन व्यवस्था ने लाल और उसके साथियों पर अनेक दोषारोपण किए, अनेकों प्रकार के अत्याचार किए, परंतु किसी ने उसका विरोध नहीं किया। लाल और उसके साथियों की पैरवी करने के लिए कोई वकील तैयार नहीं हुआ। समाज व्यवस्था में भी दोष था। लाल के पकड़े जाने के बाद शहर या मोहल्ले का कोई व्यक्ति डर के कारण मिलने ही नहीं आया। लेखक का भी उनके प्रति अपार प्रेम था,
पर वह भी दूर ही रहा। उसने कहा, कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता, विद्रोही की मां से संबंध रखकर। स्पष्ट है, बनी के सब साथी हैं, बिगड़ी का कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, चाचा ने लाल का पेंसिल खचित नाम पुस्तक की छाती पर से क्यों मिटा डालना चाहा। जैसा कि लेखक के पास पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें थी, उनमें एक पुस्तक थी मेजनी, और मेजनी की जो पुस्तक थी उस पर पेंसिल से लाल का नाम लिखा हुआ था। 3 वर्ष पहले लेखक से मेजनी की पुस्तक को लाल उधार मांग कर ले गया था और पढ़ने के पश्चात उसने उस पुस्तक को वापस लौटा दिया था। तब लाल ने उस पुस्तक पर पेंसिल से अपना नाम लिख दिया था। लेखक यह चाहता था कि मेजनी की पुस्तक पर लिखा गया लाल का नाम इरेजर से, रबर से मिटा दिया जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि तलाशी के दौरान वह पुस्तक प्राप्त कर ली जाए और उस पर लाल का नाम लिखा हुआ हो, और वह लिखा हुआ नाम कहीं ऐसा न हो कि उसे लाल का सहयोगी सिद्ध कर दे। इस प्रकार से वह लाल का नाम ही पूरी तरह से उस पुस्तक से मिटा देना चाहता था। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, चाचा ने पुस्तक से लाल के नाम को 2 कारणों से मिटाना चाहा। चाचा का लाल के प्रति अपार स्नेह था, परंतु जब जब चाचा मेजनी की पुस्तक खोलता और उस पर लाल का नाम देखता तो लेखक को दुख होता, उसके प्रति स्नेह भी उत्पन्न होता और उसे दुख भी होता। उसकी मां जानकी और पिता रामनाथ की उसे याद आती, साथ ही उसे लाल की राज सत्ता से विद्रोह की बातें भी याद आती। दूसरी ओर उसे सरकार का डर था। पुलिस सुपरिंटेंडेंट का कथन याद आ जाता, जिसने लेखक को उस परिवार से सावधान और दूर रहने के लिए कहा था। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने लेखक को कहा था कि वह लाल के परिवार से सावधान रहे, लाल के परिवार से दूर ही रहे। कहीं सरकार यह सोचकर कि लेखक का लाल के परिवार से संबंध है, उसे भी षड्यंत्र में शामिल न मान ले और जमींदारी चली जाए, उसे खतरे की संभावना थी। इसलिए लेखक ने पुस्तक से लाल का नाम मिटा डालना चाहा। इसलिए लेखक ने पुस्तक से लाल का नाम मिटा डालना चाहा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत माता की छवि या धारणा आपके मन में किस प्रकार की है। भारत माता की छवि और भारत माता की धारणा मेरे मन मस्तिष्क में बहुत आदर सम्मान से भरी हुई है। मैं भारत माता को बहुत ही आदर पूर्वक नमन करता हूँ। भारत माता के मस्तक पर हिमालय पर्वत की तरह मुकुट की तरह सुशोभित है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ पूरे भारतवर्ष में हरियाली की चादर फैलाकर धरती को हरा भरा रखती है। इसके अन्न जल से ही हम फलते फूलते हैं, इसके अन्न जल से ही हमारा पालन और पोषण होता है। भारत माता को मैं मेरे हृदय में अत्यंत उच्च स्थान पर मानता हूँ। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारे देश में प्राचीन समय से ही धरती यानी जन्मभूमि के प्रति माता का भाव रहा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, भूमि माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। जो भारत माता जन्म देने वाली माता की भी माता है, उसके प्रति श्रद्धा की भावना रखना हमारा स्वाभाविक और परम पावन कर्तव्य है। मेरे मन में भी भारत माता की यही छवि और धारणा है। मैं भारत माता का पुत्र हूँ। उसकी प्राकृतिक शोभा, उसका गर्व प्रदायक इतिहास, उसका अनुपम भूगोल सभी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। भारत के कोटि कोटि जन मेरे भाई बहन हैं। भारत माँ की सेवा और सुरक्षा में यदि मेरा यह नश्वर शरीर काम आ जाए, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों में प्रदर्शित भारत की छवि ही मेरे मन में समाई हुई है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, नदियां प्रेम प्रवाह मेखला रत्नाकर है। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की
हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों में प्रदर्शित भारत की छवि ही मेरे मन मस्तिष्क में बसी हुई है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जानकी जैसी भारत माता हमारे बीच बनी रहे, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में विचार कीजिए। जानकी जैसी माता जो वीरांगना माँ है, जिसके लाल ने अपने आप को भारत भूमि पर बलिदान कर दिया। इस प्रकार बलिदानियों को, क्रांतिवीरों को, शहीदों को जन्म देने वाली माँ ही वास्तव में वीरांगना माँ कहलाती है, सच्ची माँ कहलाती है। और जानकी जैसी भारत माता हमारे बीच में आती रहे, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लगातार आगे से आगे बढ़ता रहे। हम बेटियों की पूरी तरह से सुरक्षा करें, उन्हें बचाएं और बेटियों को पढ़ाएं, शिक्षित बनाएं, तभी हमारा देश इस प्रकार की ममतामयी, वात्सल्यमयी वीरांगना नारियों को और आगे बढ़ाता रहेगा। और जब हमारे समाज में वात्सल्यमयी, करुणामयी वीरांगनाएं माँ बनकर हमारा लालन पालन और पोषण करेंगी, तभी हमारे समाज में वीर पुरुषों से यह बहुत सुंदर समाज बन पड़ेगा, स्वतंत्र समाज बन पड़ेगा। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उसकी माँ कहानी की सर्व प्रमुख पात्र जानकी है। उसके चारित्रिक गुण पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। लेखक के अनुसार वह एक आदर्श माँ ही नहीं बल्कि भारत माता की वात्सल्यमयी जीती जागती प्रतिमूर्ति है। एक आदर्श माता में जो गुण होने चाहिए वे सभी जानकी में विद्यमान हैं। वह सरल हृदयी माता है, लाल की ही नहीं बल्कि उसके सभी सहपाठियों की कुशलता चाहती है। उनको सजा हो जाने पर वह जेल में खाना पहुंचाती है, वकीलों के चक्कर काटती है, अपना सब कुछ बच्चों को सजा से बचाने में दांव पर लगा देती है। अपने घर के सभी प्रकार के बर्तन, जेवर इत्यादि वह बेच डालती है और वह लाल और उसके सहपाठियों को सजा से बचाने के लिए ऐसा करती है। लाल के पत्र को सुनकर भी वह विलाप नहीं करती। एक वीरांगना माँ की तरह वह उस पत्र को सुनने के पश्चात विलाप नहीं करती, बल्कि जिस प्रकार एक वीरांगना माँ अपने कर्तव्य का पालन करती है, ठीक उसी प्रकार का कार्य जानकी माँ द्वारा किया गया। बल्कि ऐसी हृदय विदारक घटना को मौन भाव से सहन कर जाती है। अपनी संतान को देश के लिए बलिदान कर देती है, अपनी संतान को देश की पवित्र बलिवेदी पर बलिदान कर देती है। आज भी देश को जानकी जैसी माताओं की आवश्यकता है। ऐसी स्वाभिमान से भरी वात्सल्यमयी माताएं देश को तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारा राष्ट्र नारियों का सम्मान करने और उन्हें अच्छे संस्कार देने की परंपराएं बनाए रखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना के पीछे यही यथार्थ बात है। जब बेटियां सुरक्षित रहेंगी और सुशिक्षित बनेंगी तो देश की भावी पीढ़ियां भी स्वाभिमानी, देशभक्त और आत्म बलिदानी बनेंगी। भारत माता संसार में अपना भव्य गौरव प्राप्त करेंगी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। कै पुलिस वाले केवल संदेश पर भले आदमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है, धीरे धीरे घुलाना मिटाना है। इसका आशय इस प्रकार से है, जानकी ने चाचा से कहा कि वे लड़के जो मुंह में आता है बक देते हैं। उस दिन वे कह रहे थे कि पुलिस वाले शक के आधार पर ही भले आदमियों के बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं और मारते हैं। वे पहले अच्छी तरह से
छानबीन नहीं करते और व्यर्थ में संदेह करके उन्हें पकड़कर सताते हैं। ये क्रूर और अत्याचारी पुलिस की अमानवीय व्यवस्था है। ऐसे अत्याचारी शासन को सहन करना और विरोध न करने का अर्थ है धर्म, कर्म, आत्मा और परमात्मा को भूलना। जो धर्म में विश्वास करेगा वह शासन के अत्याचार को सहन नहीं करेगा। जो शासन धर्म से डरेगा, परमात्मा में विश्वास करेगा, वह ऐसे अत्याचार नहीं करेगा। ऐसे अत्याचारी धर्म विरोधी शासन का विरोध न करना अपने को मिटाना है, अपने अस्तित्व को खोना है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ख, आशय स्पष्ट कीजिए। चाचा जी, नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है। जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखियां हैं। जब लाल के चाचा जी लाल को कहते हैं कि तुम्हें राज के साथ में विद्रोह नहीं करना चाहिए, तुम जिसके साथ में मुकाबला कर रहे हो वह बहुत अधिक शक्तिशाली है, तब लाल ने चाचा जी से कहा कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु होना अवश्यंभावी है, यानी जो जन्मा है वह तो मृत्यु को प्राप्त अवश्य ही करेगा। जो संवारा गया है वह तो अवश्य ही बिगड़ेगा। और दुर्बलता के डर से हम काम रोक दें ऐसा तो संभव ही नहीं है, यानी हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए लगातार निरंतर प्रयत्नशील रहकर आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी भगवान की कृपा से भरी हुई शक्तियां हमारे साथ में जुड़ती हुई चली जाएंगी। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, चाचा जी ने लाल को समझाया कि सरकार के हाथ लंबे होते हैं, तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। यदि तुम्हारे पास ताकत व शक्ति नहीं है तो तुम्हें मिटना पड़ेगा। लाल ने साहस के साथ चाचा जी से कहा कि प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है वह अवश्य ही मिटेगा। लाल ने चाचा जी को कहा कि जो पैदा हुआ है वह तो अवश्य ही मिटेगा। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। साहसी व्यक्ति वही है जिसमें लगन है। वह रुकावटों और विरोधों को देखकर पीछे नहीं हटता। अपने को दुर्बल समझकर अपना काम कभी भी नहीं रोकना चाहिए। हमें करणीय कार्य करते रहना चाहिए। ऐसे कार्य जो करने योग्य हैं उन कार्यों को, यानी करणीय कार्यों को हमें निरंतर करते रहना चाहिए। कर्म करते समय अपनी भुजाओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हिम्मत से कार्य करते रहने पर हमारी भुजाएं भगवान की भुजाएं बन जाती है, अर्थात दृढ़ता से कर्म करने पर हमारी भुजाओं में भगवान की कृपा पूर्ण शक्ति आ जाती है। अतः विनाश की चिंता नहीं करनी चाहिए। निरंतर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर मानवता की सेवा करनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 8 में वर्णित साहित्यकार पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है उसकी मां से संबंधित अभ्यास प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।